और हमारे कश्मीरी भाई बहन, खास तौर से ये वक्त होता है जब जी सलाम पर होते हैं और समझते हैं, सुनते हैं, वहां की खबरों को भी हम दिखाते हैं। तो हमारे कश्मीरी भाई बहन इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारी कोशिश होगी कि उन तक सही मैसेज जाए और वहां की जो सही तकलीफ है, परेशानी है, जिसमें सब इन्वॉल्व नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के साथ हैं, अमन चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ हमेशा से रहे। कुछ परसेंट लोगों की वजह से वो भी परेशान हैं, वो भी बदनाम हैं, उन तक भी मैसेज जाना चाहिए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं, इसलिए मैंने खास तौर से कश्मीरी तबके के लोगों को भी अपने साथ रखा है। उनका मैं तारुफ आपसे करवाऊं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो तशरीफ फरमा आई है उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ अमित रैना साहब हैं जो कि रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान हैं और आप कश्मीरी पंडित हैं। उनसे मैं बहुत सारी बातों को समझूंगा, जानूंगा। मैंने अपने साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब को भी जोड़ा है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आनंद साहू भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। खैर मकदम है आपका। प्रोफेसर सतीश के झा साहब भी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार हैं। आपसे भी सर बहुत कुछ समझना है। आप बता रहे थे कि एक कश्मीरी लड़का जिन्हें ये पढ़ाते हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वो आया ही नहीं 5-6 दिन से क्लास में। जब पूछा गया तो कहा कि मैं खौफजदा हूं, डरा हुआ हूं। दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये मैसेज जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता जा रहा है। इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है। मेरे साथ सैयद तजम्मुल इस्लाम हैं, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ हैं, श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे पहले मैं सैयद तजम्मुल का रुख करूंगा, उनसे जरा अपडेट ले लूं। सैयद तजम्मुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीधे तौर पर कहा गया है आर्मी की जानिब से, खास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन साहब जो कि जीएससी हैं चिनार कॉर्प्स के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कश्मीरी माएं अपने बच्चों से, अपनी संतानों से कहें कि वो सरेंडर कर दें। आर्मी अगर अपनी कोशिश करेगी तो फिर हम इसके जिम्मेदार नहीं। मतलब ये हमारी तरफ से आज भी हम उनके साथ हैं, ये साफ कर देने वाली बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापसी पर लौटे, सही रास्ते पर आए। दूसरी बात ये भी कही गई कि जहां भी मुठभेड़ होती है सिविलियंस, वहां अवाम, आम लोग जो हैं वो दूर रहें। इतनी हमारी फौज एहतियात बरतती है और बरतती आई है, आज भी बरत रही है। इतना बड़ा सान्या होने के बाद कश्मीरी अवाम का रिस्पांस क्या रहता है, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे और थोड़ा अपडेट भी दीजिए। बिल्कुल इमरान, सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं कि जब पिंगलन पुलवामा में इस तरह का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो आज मामूलाती ज़िंदगी है उसको कंट्रोल में करने के लिए जो है हुक्म इम्तनाई जारी रहा और कई इलाकों से इस तरह के एहतजाज पथराव न हो, जिसके लिए पहले से पुलिस और सिविल इंतजामिया ने इंतजाम जो हैं अच्छे से करके रखे थे और आखिरी खबरें आने तक जो हैं हालात जो हैं बेहतर हैं और बेहतरी की तरफ वापस आ रहे हैं। जबकि लेथपोरा से जब सीआरपीएफ की कॉन्वाय पर अटैक हुआ था जिसमें 2500 से ज़ायद पैरामिलिट्री फोर्सेस सवार थे, उस एरिया से आज भी ट्रैफिक जो है रवां दवा रहा। आज श्रीनगर से जम्मू ट्रैफिक था और कल जम्मू से श्रीनगर की और ट्रैफिक है। और कौमी शहरा पर आज भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो थे वो नज़र थे और बारीकबीनी से नज़र रखे हुए थे कहीं इस तरह का एपिसोड रिपीट करने की इन्हें कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही जब हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, दो अहम बातें आपने इमरान बताई। एक ये कि माओं से अपील की गई, बहनों से अपील की गई, भाइयों से अपील की गई, आइमा मस्जिद से अपील की गई और बुजुर्गों से अपील की गई कि वो क्यों कर आखिर आज के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बीटेक की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री करने के बाद क्यों कर उस रोड पे जाते हैं जहां पर आपकी मंजिल जो है सिर्फ मौत है या जेल खाना है। यानी उन दो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं, इसको खूबसूरत बना सकते हैं। इससे पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुनीर अहमद खान को आपने सुना होगा कुछ महीना पहले, जब जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में एक फुटबॉलर जो था मिलिटेंसी में चला गया था, बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर जब लगातार अपीलें की और पुलिस ने उस वक्त, हालांकि रियासत में उस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट मौजूद थी, उस वक्त अपील की गई और उन्होंने वापसी की। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं, चाहे वो हाजन, संबल, सोनावारी, सोपोर, कुलगाम, साउथ कश्मीर के कई इलाकों में जब माओं से बच्चे बिछड़ने लगे, दूर जाने लगे, उसके बाद एक ऐसे रास्ते की तरफ चले जो बहुत कठिन, सख्त और मुश्किल मराहिल से आपको गुजरना होगा। लेकिन उसके बाद कई एक बच्चे जो हैं वापसी कर चुके हैं। साथ ही आपको याद होगा कि इससे पहले भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के और पीडीपी के कार्यकाल से पहले, उनकी हुक्मरानी से पहले कांग्रेस और नेशनल
कॉन्फ्रेंस के उस वक्त के वज़ीर आला जो उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को सरेंडर पॉलिसी का नाम न देते हुए उन्होंने कहा कि ये बाज आबादकारी की पॉलिसी होगी, घर वापसी होगी और जो भी लोग बिछड़ गए, भटक गए, जो लोग रास्ते सरहद के उस तरफ चले गए, तरबियत हासिल करने गए और एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया जो कि उनके बच्चों के लिए आने वाले कल के लिए बहुत कठिन होगा, उनकी घर वापसी को सलामती के साथ आसान तरीके से कई फैमिलीज जो हैं, हालांकि उन्हें कई मुश्किलात से अभी दो चार होना पड़ता है, लेकिन इतने खतरे जो हैं वो उन्हें दरपेश नहीं है। यानी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी आज एक बार फिर 15वें कोर के कमांडर ने जिस तरह से आज बादामी बाग बेस कैंप में पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर अपील की उन बच्चों से जो मिलिटेंसी की ओर जा रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर बताया कि वापस जाएं, सरेंडर करें और इतने सारे लोग गवाए, बावजूद इसके आज भी हम यही मानकर चल रहे हैं और यही मैसेज भी है कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। जो आपके भटके हुए कुछ लोग हैं उन्हें वापस लेकर आइए। मैं आऊंगा सैयद तजम्मुल, और हमने दिखाया है कश्मीर एक्सप्रेस में, सैयद तजम्मुल आपके जरिए कई बार दिखाया है, जिनका बच्चा, जिनका लड़का मिलिटेंसी की तरफ चला जाता है, दहशतगर्दी की तरफ जाता है, रो रो कर उन परिवारों का बुरा हाल हो जाता है। आपने तस्वीरें दिखाई और इसके बाद अगर कभी कोई उनकी अपील पर लौट आता है, इसमें फौज भी मदद करती है, मकामी पुलिस भी मदद करती है, तो उनके घर का क्या आलम रहता है वो भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया है। जी सलाम लगातार दिखाता रहा है। तो यही सच्चाई है कश्मीर की। आम कश्मीरी माँ बाप, आम कश्मीरी नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस रास्ते पर जाए जो मुल्क के खिलाफ हो, कौम के खिलाफ हो, मिल्लत के खिलाफ हो। अमित रैना जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हजरत सैयद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें बट शाह के नाम से जाना जाता है, महान सूफी, उनका कश्मीर है ये, हिंदू और मुस्लिमों का कश्मीर है ये, वैष्णो देवी मां के दरबार का कश्मीर है, और ये वो कश्मीर है जहां पर 30 साल पहले तक हिंदू और मुस्लिम यानी कश्मीरी पंडित मिलकर के साथ रहते थे। आप तो वहां की जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आखिर ये हुआ क्या कि इतना बड़ा गैप आ गया, आप लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। और इस बात के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि उस वक्त भी बहुत से लोग सामने आए थे, खड़े हुए थे कि नहीं ये लोग हमारे अपने भाई हैं, इन्हें हम जाने नहीं देंगे, लेकिन बंदूक के खौफ से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा था। ऐसे में क्या हुआ था जिसके चलते आज इस तरह के हालात बन गए? देखिए, कश्मीर का जो सूफी ऑर्डर है उसका अपना सूफी ऑर्डर है, उसे कहते हैं ऋषि ऑर्डर जी। और ऋषि ऑर्डर ऐसा ऋषि ऑर्डर था कि जहां के ऋषि संत जो मुस्लिम होते थे वो मीट तो दूर की बात छोड़िए, वो पत्ते सब्जी भी वो खाते थे जो गिर गए हों, तोड़ के भी नहीं खाते थे कि पत्तों में भी जान होती है, पौधों में भी जान होती है। तो जो गिरे हुए होते थे सब्जियां, जो पत्ते, उनको खाते थे। तो ऐसा सूफी ऑर्डर था कश्मीर। और आज भी बहुत सारे मुस्लिम, मैंने हमारे रिपोर्टर हैं कई जो अपने आगे ऋषि लिखते हैं और वहां के कई लीडरान भी जो अपने आगे ऋषि लिखते हैं, सरनेम बकायदा। कश्मीर के जो प्राइम सूफी सेंट हैं, आलमदार कश्मीर नूरुद्दीन, जिसको कश्मीरी हिंदू नंद ऋषि कहते हैं जी, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मीट नहीं खाएंगे, कश्मीर में हत्या नहीं होनी चाहिए। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना और कश्मीर उनके लिए टू नेशन थ्योरी में उनके पास नहीं आया, कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद उसने हिंदुस्तान को प्रेफर किया, ये एक चोट था पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने एक सिस्टमेटिक पॉलिसी के तहत पिछले 70 सालों से इतनी फंडिंग करी है कश्मीर में कि जो एक आपका सूफी थॉट प्रोसेस था, जो आपका एक सेकुलर थॉट प्रोसेस था, उसको आपने सलाफी और वहाबी थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट किया है। और वो चोट आई है जो नॉन मुस्लिम रहे हैं या जो नॉन वहाबी थॉट के साथ रहे हैं, उनके साथ आई है। और ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालूम होने के बावजूद इसको टैकल नहीं किया गया, डी रेडिकलाइजेशन के अटेम्प्ट्स नहीं किए गए, कश्मीर को उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री याद नहीं दिलाई गई कि देखिए 700 साल से जब से इस्लाम आया है कश्मीर में, इसमें एक ऑर्डर ऐसा भी रहा है जो सेकुलर रहा है, जिसको दोनों हिंदू और मुसलमान मानते हैं। क्या स्पेशल स्टेटस देकर के आपने बहुत सारी बातों को क्या नजरअंदाज किया? क्या आजादी की बात की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 370 के मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। 1947 की बात है, आप पाकिस्तान बना चुके हैं, एक टू नेशन थ्योरी जो धर्म के नाम पे बनी, उस समय का ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट आपको कहता है नहीं मैं हिंदुस्तान के साथ आना चाहूंगा। एक टेंडेंसी रही उस टाइम के पॉलिटिशियंस की कि ये हम इनको एक स्पेशल स्टेटस दें क्योंकि ये हमारी टू नेशन थ्योरी को जो हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस का व्यू पॉइंट था कि टू नेशन थ्योरी गलत है और कश्मीर उसको सपोर्ट कर रहा था कि हाँ टू नेशन थ्योरी गलत है, धर्म के नाम पे दो राष्ट्र नहीं बनने चाहिए।
तो वो कंसेशंस रहे। अनफॉर्चुनेटली वो कंसेशंस ओवर द पीरियड खत्म हो जाने चाहिए थे। आपको ट्राई करना चाहिए था कि कश्मीर पूरी तरह से भारत में उसका विलय हो जाए और आदान प्रदान ख्यालों का, आदान प्रदान कल्चर का होता रहे। वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण नहीं करने दिया गया। ये एक बहुत बड़ी वजह है। मैं सर और भी चीजें लेकर आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, जो हम देख पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो हालात को डिस्टर्बेंस करने की जो कोशिश करते हैं वो बहुत कम परसेंट है, ये भी हम समझते हैं। और अगर हम देखते हैं तो कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, ये सबसे ज्यादा मुतासिर है, प्रभावित इलाके हैं। अनंतनाग में भी बहुत कम है। श्रीनगर में भी मैंने शुरू में बताया डाउनटाउन इलाके में भर हम देखते थे, अभी कुछ घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं वहां पर भी। तो इतने छोटे से इलाके को काबू में करने में हमें इतनी बड़ी दिक्कत क्यों आई? मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, हमें अपने जवान गंवाने पड़े, इसलिए हमारी ये चिंता है और ये सवाल भी उठता है कि क्यों इतनी बड़ी दिक्कत आई। ऐसे है कि हम लोग जब सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं तो अमूमन सबके ध्यान में लगता है कि जैसे आर्मी लगी हुई है उधर। साउथ कश्मीर के अंदर CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें CRPF शामिल है, उसका दबदबा है और उसको कंट्रोल में साउथ कश्मीर है। उसके साथ RR की, राष्ट्रीय राइफल की बटनें हैं। जहाँ तक फौज का सवाल है वो नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादा है, LOC के साथ उसका है, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। और किसी भी कारण से जब भी सीज फायर वायलेशन अगर होता है तो उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए देखा जाता है। तो ये जो साउथ कश्मीर है, जो भी जिसे हम दक्षिण कश्मीर कहते हैं, उसमें जो है आबादी बहुत ज़्यादा है। और ये जो कहेंगे कि जिस तरीके से ये रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे थे, ये रेडिकलाइजेशन हुआ साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा। और ये इसलिए हुआ कि जो फंडिंग है सऊदी अरेबिया से होती है, वहाबिज्म जो है आता है, ये सऊदी अरेबिया से इसकी फंडिंग आती है और ISI जो है इसका पूरा फायदा उठाता है। वहां पर जो नए मस्जिदें और मदारिस बन रहे हैं और बने हैं, उनकी फंडिंग को लेकर के भी बहुत हिसाब किताब नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी फंडिंग हुई है, ये एक बड़ा सवाल है सर। बहुत बड़ी बात आपने पकड़ी। आपको आश्चर्य होगा कि अनंतनाग जैसे इलाके में तकरीबन 500 मस्जिदें हैं। 500 मतलब कोई माने हैं, ये पैसा कहां से आता है? और छोटी मोटी मस्जिदें नहीं, अच्छी मस्जिदें हैं, बहुत अच्छा तरीके से बनाए 500 मस्जिदें। इसी से पता चलता है कि कहां से फंडिंग हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, जैसे आपने कहा 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता? कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हर बार आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग ये OGW, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, ये क्या हो जाते हैं, स्टोन पेल्टर लेकर के आते हैं। तो जो भी ऑपरेशंस करते हैं, जैसे आज का ऑपरेशन, वो कल का ऑपरेशन जो हुआ जिसमें शहीद हुए, ये एक तरीके से ह्यूमन शील्ड बना देते हैं, जिसके कारण जो मिलिटेंट है वो भाग खिसक जाते हैं। और उसके कारण आप देखेंगे कि कितना भी हो जाए, हम लोग ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए कभी भी हमारी ये कोशिश होती है कि कोई भी अपने कश्मीरी भाई बहन को चोट ना आए। हम लोग चोट लेते हैं, कुर्बानी हम लोगों की ज्यादा होती है बनिस्बत की सिविलियंस की, वो उसको ध्यान रखा जाता है। पर जब कई बार ऐसे हो जाता है कि आप क्रॉस फायर में फंस जाते हैं और वो जो कैजुअलिटी जो भी होती है वो क्रॉस फायर में होती है। जैसे अभी ये कमरान का हुआ, अब जो जिस घर में वो रह रहा है, जिस घर में जिसको पनाह दी गई है, अगर वो नहीं बताएंगे तो पहला फायर कौन करता है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम लोग क्यों इतने कैजुअलिटी लेते हैं, क्योंकि हम लोग फौज में पहली गोली हम नहीं चलाते। हमें पता कैसे चले कि वो मिलिटेंट है? जब वो गोली चलाता है तब पता चलता है ये मिलिटेंट है, और तब तक तो मतलब आपने तो सर वहां लगातार काम किया, लगातार हालात को देख रहे हैं। सीधे तौर पर अगर मैं आपसे समझूं तो अवाम बागी नहीं है, अवाम मिलिटेंट नहीं है, बस कुछ % लोग हैं जो कि बहकाए हुए हैं, बरगलाए हुए हैं या ट्रेनिंग लेकर के यहां पर गड़बड़ी करते हैं, और कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा जो मैं भी कहूंगा, तकरीबन 70 से 80% लोग फेंस सिटर हैं। जहां पे भाव जाता है वो वहां चल देते हैं, उनको कोई ये नहीं है, उनका अपना कुछ नहीं। दे बेसिकली, मेरी राय में जब भी मैं इनसे रहा, बातचीत की, दे सूफी, दे स्टिल विलिंग, चाहे जरूर आर्गुमेंटेटिव होगा पर वो समझता है, और समझने के बाद उस बात को यकीन मानता है कि हाँ हम देश के साथ हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का मेरा एक सवाल था, आप तो वहां पर रहे हैं और मेरा रैना साहब से भी सवाल रहेगा, मैं कश्मीरियों से पूछता हूं और आम मुसलमानों पे भी जाता है हिंदुस्तान के, ये जैश ए मोहम्मद, आप जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं भी बेहुरमती होती है दुनिया में,
आप आग बबूला हो जाते हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका एहतराम है उनके लिए, आप रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इस तरह के नाम रखकर तंजीमों के और खून खराबा किया जाए, क्या कभी इन नामों पर कश्मीरियों ने या मुसलमानों ने या रिलीजियस लीडरान ने कभी एतराज नहीं किया? क्या ये रसूल की बेहुरमती नहीं है, प्यारे रसूल की? ये जो जैसे कहा जैश मोहम्मद, दैट मींस आर्मी ऑफ गॉड जी, आर्मी ऑफ पैगंबर, आर्मी ऑफ मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। तो इस तरीके का जो इसका है, आप देखेंगे कि दिस इज समथिंग, जब तक ये क्यों होता है ये, दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन, वहाबिज्म, दियोबंदी जो है वहां पर आकर के। और उसमें भी एक आपको सुन करके आश्चर्य होगा, ये जितने भी मौलवी उधर आ रहे हैं ये सारे के सारे गंगा किनारे वाले हैं। वहां के जो मौलवी हैं वो तब भी संयम बरतेंगे, पर ये जो यहां से जाकर के जिनको फंडिंग होता है, जिनको पैसा दिया जाता है, वो सब के सब वहां पे जाकर के सबको रेडिकलाइज करते हैं। इसीलिए जैश मोहम्मद जैसे आपने कहा, अब इसकी डोर किसके हाथ में है? पाकिस्तान के हाथ में है। मसूद अजहर कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब लोग बोलेंगे कि आपने कंधार के लिए इसको छोड़ा, कहाँ गया वो? कंधार के बाद कंधार में गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कौन लाया? पाकिस्तान। उसको पनाह किसने दी? पाकिस्तान। उसको फंडिंग कौन कराया? पाकिस्तान। उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन कराया? पाकिस्तान। उसको मतलब सब कुछ जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान के, पाकिस्तान के किसी आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। आर्मी हॉस्पिटल में या तो पाकिस्तान में आर्मी हॉस्पिटल ही सबसे अच्छे होते हैं, ये हम मान लें, या फिर उसको बाकायदा आर्मी ने अपने साथ रखा है। इट इज टोटल 100% प्रोटेक्शन। ये है लो कॉस्ट ऑप्शन, इनको एक तरीके से पनाह दी जाती है और ये आईएसआई के पिट्ठू समझिए और उनके लिए ये काम करते हैं। और जैसे इमरान खान जैसे आज स्टेटमेंट दिए, वो क्या है? वो आर्मी के पिट्ठू हैं। वो जो आर्मी और आईएसआई बोलेगी वही इमरान खान बोलेंगे। तो उनका किसी का भी आज अस्तित्व नहीं है। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो शख्स हैं जो कि खासतौर से क्रिकेट में, जब वो क्रिकेटर थे तो कहते थे ऐसा एम्पायर हो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और बाद में बॉल टेम्परिंग में भी वही सामने आया करते थे। तो वो हाल है उनके। खैर, पाकिस्तान पे तो यकीन ऐसी बातों पर किया ही नहीं जा सकता। सर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आनंद साहू जी के पास जाऊंगा। आनंद जी, जो बात लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब कह रहे हैं और जो बात रैना जी भी कह रहे हैं, फंडिंग, मदरसे बनते गए बाहर के पैसे से, मस्जिदें बनती गई बाहर के पैसे से, कुछ लोग वहां पर रेडिकल इस्लाम को लेकर पहुंच गए। लेकिन अगर मैं एक ही, अब ठीक है बाकी सरकारों की बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो रियासत जो इत्तेहाद वाली हुकूमत थी, रियासती जो काम होने चाहिए सेंट्रल के पैसे से, वो तो ठीक तरह से हुए नहीं। ये बाहर का पैसा पहुंच करके ये सब कर जाता है, किसकी चूक है सर? देखिए इमरान जी, सबसे पहले तो देश में जिस प्रकार से हमारे वीर बांकुरों का हत्या, निर्मम हत्या हुआ, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा आपके चैनल की तरफ से। और पूरा देशवासी जिस तरह से खौल रहा है पूरा सबका खून, और सरकार भी पूरी तरह से मुझे लगता है कि लगभग निर्णायक स्थिति में जा रही है। हम बार बार कहेंगे आतंकवादियों के लिए, दहशतगर्दों के लिए, कश्मीरियों के लिए नहीं। जी, वो तो आप कह रहे हैं, कश्मीरियों का तो बात ही नहीं है, पाकिस्तान के लिए हो रहा है। और दूसरा, सबसे अभी जो आपने सवाल किया कि सरकारें क्या कर रही है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट आने के पहले जितने फंडिंग होते उसके 20-25% शायद रह गए होंगे। जो फॉरेन फंडिंग था उसको काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाम लगा दिया। और इतना ही नहीं, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद पुनः उस पर बहुत कुठाराघात हुआ। पाकिस्तान के सारे जो है बौखलाहट इसी पे ज्यादा रहा, जो आतंकवादी गतिविधि चलते थे। और जो अभी मौलवी जो लोग शिक्षा के नाम पे वहाइज्म करते हैं या रेडिकलाइजेशन करते हैं, इन सभी के ऊपर बहुत चोट पहुंचाया सरकार ने। आप रिकॉर्ड देखिए, लाखों करोड़ जो आते थे आपके सऊदी अरब से और इस्लामिक राष्ट्रों से, उसको रोकने में कामयाब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माफ कीजिएगा आनंद जी, लेकिन और इतना नहीं, अमेरिका से भी, अमेरिका से भी जुमे की नमाज के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में हम दिखाते आईएसआईएस का झंडा लेकर के, आपकी हुकूमत के दौर में भी जब आपकी पीडीपी के साथ इत्तेहाद था, उस वक्त भी ये तस्वीरें दिखाई जाती थी, दिखती थी। और ये पत्थरबाज गैंग वो है जो एक पूरी गैंग है, उसमें भी सारे नहीं है, ये इधर भी चली जाती है, ये उधर भी चली जाती है, ये वही लड़के हैं। और मेरे साथ उस दिन सैयद मीर साहब थे, वहां के कश्मीरी नौजवान जो लगातार इसका विरोध करते आए हैं और अपनी जान पर खेल के, जो नायकू है दहशतगर्द, उसने तो उनको बाकायदा धमकी भी दिया है। वो ये बता रहे थे कि एंजॉय करते हैं लड़के, एंजॉय करते हैं पत्थरबाजी को, और वो इसलिए क्योंकि हमने उनके लिए और कुछ तरीके बनाए नहीं कि वो एंजॉय कर सके। ये भी एक मसला है। मैं बताता हूं, देखिए क्या हुआ, विगत कुछ वर्षों में
इतने ज्यादा फंडिंग हुआ, बच्चों के हाथ में जो बच्चे पढ़ाई करना चाहिए, कंप्यूटर सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए, वहां पर नफरत। देखिए सर, और फंडिंग सुन तो लीजिए केंद्र की योजनाओं से भी हुई, इमरान जी सुन लीजिए, फंडिंग बाहर से भी हुई, ऐसा है, तो मैं कैसे मान लूं कि हमारी फंडिंग काम नहीं कर पाई और बाहर की कर गई सर? लेट मी कंप्लीट। आप जो सुनना चाहते हैं या आप जो एकदम जो चाहते वही मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं वो चाहता भी नहीं बुलवाना। हाँ, सच्चाई बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन इसलिए देखिए हमने किसी और सियासी सुन लीजिए, को हम बुला ही नहीं रहे। हम कांग्रेस, हम यहाँ राजनीति करवा नहीं, बात रख रहा हूँ, जनता पार्टी के लोगों को सर इसलिए बुलाते हैं। आप लोगों ने वहां भी हुकूमत की है और केंद्र में भी आपकी हुकूमत है। आपको बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, सारे सवाल का जवाब दूंगा। आप पूरी तरह सुन लीजिए। आप देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने जीवन में संघर्ष करके राजनीति में आए, ना कि हमारे बाप दादा कोई राजनेता थे, उसके जैसे खानदानी एक होता है गांधी परिवार का, इस प्रकार का नहीं है हमारा। हमारा राष्ट्रवादी विचार है, एक थिंकर है, एक अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों ने सब त्याग करके इस तपस्या को सेवा के कारण आए। आज देखिए कश्मीर में क्या हुआ, जो आप कह रहे हैं कि पत्थरबाज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा 100 पे 100 नंबर देना चाहिए। उसका कारण है पत्थरबाजों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनको हर प्रकार के जो केस लगे थे उसको भी माफ किया। विकास की योजना में भी उन्होंने नंबर अव्वल, आजादी के बाद सबसे ज्यादा फंडिंग से लेके प्रधानमंत्री। सर सुन लीजिए, देखिए आप यही दिक्कत है, आपको मैं 15-20 मिनट से पूरी डिबेट को आधा घंटा तक सुन रहा था। जब मैं बोल रहा था और बाकी लोग जब बोलते हैं तो आप नहीं बोलते। सवाल तो मैं पूछूंगा, मैं जवाब देने दीजिए, मेरा पक्ष तो बोलने दीजिए। आपने सब सवाल का हाँ ना ये स्नो में मैं जवाब दे दूंगा, बहस करवाना। लेकिन एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी चाहे तो हम करवा लेते। देखिए मेरा ये है इमरान जी कि जिस सरकार ने इतनी हर प्रकार से अप्रोच किया कि विकास भी हो और जो भटके हुए लोग हैं मुख्य धारा में भी आए, हर प्रकार का प्रयास हुआ, और साथ में सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए हर त्योहार प्रधानमंत्री जी कश्मीर और घाटियों में सियाचिन के ग्लिफ्स सब जगह मनाएं। मेरा ये कहना है कि आज जो लोग इस प्रकार के चीजों में लगे हैं और जिन्होंने लगाया है उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो लोग हमारे बच्चों को पत्थर और गोली और ये बंदूक थमा देते हैं। आज इसको देखिए, केवल भारत ही नहीं, दूसरा जो पाकिस्तान का इकोनॉमी पूरी तरह समाप्त हो गई है, लेकिन उनका एक ही शक्ति है आर्मी, जो सब तरह से जितने भी रेडिकलाइजेशन है उसके माध्यम से और धर्म के नाम पे ये जो चल रहा है, वो तो अपने आप को आज प्रताड़ित बता रहे हैं। प्रताड़ित कुछ नहीं है। देखिए पाकिस्तान तो भुगतने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब भारत के लोग हर चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि अब भारत के लोग हर चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग और ज्यादा इस प्रकार के छद्म युद्ध हम लोग लेने तैयार नहीं है इसको झेलने के लिए। हम लोग चाहे 20 साल पीछे चले जाएं, लेकिन भारत जो है, भारत के लोग, भारत के बेटे सैनिक सब लोग युद्ध के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम एक एक का बदला लेंगे और इसकी तैयारी हो रही है। चारों तरफ से रिहर्सल जारी है। अभी भी मैं देख रहा था 3 फाइटर प्लेन इंडिया के आसपास से पूरा रात के टाइम में अभी मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह से क्या होगा, और पूरा टेक्नोलॉजी इजराइल की, एक भी मिसाइल हमारे देश में गिरने नहीं पाए, इसके लिए इजराइल की टेक्नोलॉजी आ गई है। इसलिए पाकिस्तान तो नेस्तनाबूद हो जाएगा अगर युद्ध में अगर आ गया तो, और नहीं ईमानदारी से सारे आतंकवादी को हैंडओवर कर दे, उसी में उसकी खैरियत है, वरना नक्शे से साफ हो जाएगा अगर युद्ध में आ गया तो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये बात, लेकिन ये वीर रस की कविता नहीं, वीर रस की नहीं है, हकीकत है। फिल्म नहीं चल रही है, आप देखिए उस समय इंदिरा गांधी भी थी और अटल जी भी थे, जिन्होंने दिखा दिया विश्व को भी और दुनिया की ताकत को कि जब इकोनॉमी सैंक्शन लगा था अटल जी ने पोखरण का परीक्षण किया था। वीर रस नहीं, बातें कीजिए, सच्चाई हुआ है माहौल बनाने के और लिए। इसीलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं आनंद जी लौटूंगा। और हम लोग इस प्रकार का कारण प्रोफेसर चूहे की तरह आते हैं, आपके पास आना चाहूंगा पीछे से एक बिल की तरह घुस के बॉर्डर में और एक आध बम उड़ा के और सोचते हैं वो वीर है। आनंद जी आऊंगा आपके पास, तुम लोग आपके पास आऊंगा।
चाहूंगा किनके साथ आपने सरकार बनाई थी, वहां पर क्या कुछ किया, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, सवाल मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल मैं जवाब लूंगा आपसे। प्रोफेसर सतीश के झा साहब, ये जो अलहदगी पसंद है कश्मीर में, हमने उसके बारे में भी पढ़ रहे थे और सभी जानते भी हैं, हमारे कश्मीरी भाई बहन भी जानते होंगे। इसमें से भी एक तो वो हैं जो कि अलहदगी पसंद है, सेपरेटिस्ट हैं, एक वो हैं जो इंडिया के साथ होकर के वो भी अलहदगी पसंद है लेकिन पीओके की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि राजा साहब ने तो इंडिया को कश्मीर दिया था, पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा छीन लिया, हमें वो वापस चाहिए। तो ये अलहदगी पसंद है कश्मीर में, इस तरह के भी हैं, सब किस्म के हैं। वो कहीं ना कहीं कश्मीरी अवाम पर उनकी सियासत असर भी डालती है। क्या बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनके झांसे में हैं क्या, खास तौर से उन अलहदगी पसंदों के जो कि सेपरेटिस्ट हैं और वो ख्वाब दिखाते हैं, क्या कश्मीरी अवाम उनके झांसे में है क्या? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। ऐसा नहीं है, जो आपने ठीक ही कहा, तीन तरह की धाराएं वहाँ चल रही हैं। सेपरेटिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, आज़ादी वाले लॉबी भी हैं, कुछ प्रो पाकिस्तानी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत के साथ रहना चाहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास है। लेकिन कुछ ऐसा माहौल कश्मीर का हुआ है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो अभी बिल्कुल माहौल बदल रहा है या कोशिश हुई है बदलने की। मुझे लगता है जो पिछले 7 दशक में कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो कश्मीर पॉलिसी है वो अपने रास्ते से भटक गया है। कितने सालों में सर? पिछले 7 दशक में। हाँ ठीक है, जब से आप 4.5 साल की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, हम इंडिपेंडेंट, नहीं तो आनंद जी को बुरा लग जाएगा। नहीं, मैं मान रहा हूँ स्वतंत्रता के बाद जब से इंटीग्रेशन हुआ है कश्मीर का, उसका एक संदर्भ था। 370 का भी संदर्भ था, यूनाइटेड नेशंस में जो भारत गया था उसका भी संदर्भ था। वहाँ के जो लोगों का, जो अभी ठीक ही बात हो रही थी, बहुत ही सिंक्रेटिक कल्चर था कश्मीर का। इस्लाम तो था लेकिन उसके साथ एक अलग तरह का इस्लाम, क्योंकि हमको लगता है हजरत बल अपने आप में एक सिंबल है, जो रेलिक वर्शिपर बहुत कम इस्लाम के लोग होते हैं। सूफीज़म का एक ट्रेडिशन था। तो ये सब सारी चीज़ें थी, और इसीलिए कश्मीरियत, जब वाजपेयी जी कहते हैं इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, तो कश्मीरियत अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ का ये जो कल्चरल आइडेंटिटी था, कटिंग अक्रॉस रिलीजन, वो हिंदूज हों या मुस्लिम्स हों, एक कश्मीरी जो कल्चर है वो वहाँ का एक तरह से आइडेंटिटी था। तो धीरे धीरे ये चीज़ बदला है, और इसमें 79 के बाद जब से सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, और सोवियत फोर्सेस से लड़ने के लिए जिस तरह से मुजाहिदीन की सेना अमेरिका ने खड़ा की अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना, उसके बाद कश्मीर के साथ साथ पूरे साउथ एशिया में, जिस अभी सऊदी अरबिया की बात हो रही थी, सलाफिज्म और वाहिबी, वो कश्मीर ही नहीं पूरे साउथ एशिया में फैला। उसका एक संदर्भ था 79 के बाद जी। सोवियत यूनियन तो बिखर गया, लेकिन अमेरिका का जो प्रेजेंस है वो भी उसके बाद उसको हो गया, फंस भी गया, अब निकलना भी चाह रहा है, निकल भी नहीं पा रहा है। लेकिन एक तरह से ये लीगेसी छोड़ के गया है साउथ एशिया में। वहाँ का जो कल्चरल जो एक कॉन्टेक्स्ट था इस्लाम का, रिलीजन का, कल्चर का, सब चीज़ चेंज कर गया है। तो कश्मीर का जो आज का माहौल है उसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, जो वहाँ पर जो लोग हैं साइलेंट मेजोरिटी हम बोलेंगे, मेजोरिटी है लेकिन साइलेंट है, क्योंकि कौन जान गवाए, एक तरफ उसको जो उग्रवादी या जो भी कहें सेपरेटिस्ट और बाकी लोगों का भी फेस करना पड़ता है गन, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज भी होते हैं। तो इस तरह के माहौल में वहाँ का सॉल्यूशन है, जो कश्मीर के लोग आपके अपने लोग हैं, वो तो बाहर के नहीं हैं, इंडिया में, उनको कैसे आप मुख्य धारा में पुनः लें, लोकतंत्र की प्रक्रिया को गहरा करें। नहीं तो ये नहीं हो पाया क्या? मतलब ये हो भी नहीं रहा है? नहीं, ये नहीं हो पाया है ना। कोशिश तो हो रही होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रही है। इसीलिए हुई जो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम जो रीजनल पार्टीज हैं, जो नेशनल पार्टीज का तो प्रेजेंस ही बहुत कम रह गया वहाँ, जो वहाँ के जो रीजनल फोर्सेज जो हैं वो इस तरह से फंसे हुए हैं, उनका लेजिटिमेसी इस तरह से इरोड कर चुका है, वहाँ खत्म हो चुका है। जो लोगों के नजर में ये पॉलिटिकल पार्टीज आज के तारीख में उनके लिए वायबल ऑप्शन नहीं रह गया। तो मेन स्ट्रीम की है ये अलगाववादी? नहीं, मेन स्ट्रीम के जो डेमोक्रेटिक जो जिनके सहारे वो आएंगे वापस, यकीन नहीं रह गया, उन पर यकीन नहीं रह गया, क्योंकि इनका लेजिटिमेसी इस तरह से कम हुआ है। शेख अब्दुल्ला वाली बात नहीं है। शेख अब्दुल्ला जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और उस समय वो पेजेंट मूवमेंट चलाए थे, और जब वो फ्यूडलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पूरे कश्मीर के लोग उनके साथ थे,
वो माहौल अभी आजकल किसी पॉलिटिकल फोर्स को नहीं है। वहाँ उन्हीं के बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है वो लेजिटिमेशन। तो ये एक माहौल वहाँ का है चुनौती, मौका परस्त सियासत है। और पाकिस्तान का तो फिर ठीक ही बात कहा गया। जो कश्मीर का भारत के साथ आना दोनों चीज था। टू नेशन थ्योरी के लिए भी एक तरह से वो प्रश्न चिन्ह था, और भारत के सेकुलरिज्म का भी एक तरह से वो साइन पोस्ट था। दोनों चीज तो पाकिस्तान को अखरता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तादाद में इनके साथ नहीं है, ये आप मान लीजिए अच्छी तरह से। ज्यादा से ज्यादा मैं तो और पूछूंगा, यहां पर तो डिफेंस के लोग भी हैं, यहां पर कश्मीर के लोग भी हैं, वो बताएंगे ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 8%, इससे भी कम हो गए जो कि इस तरह के हालात में या इस तरह की कोशिश करते हैं। मैं एक बार सैयद तजम्मुल के पास जाना चाहूंगा, हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। कश्मीर आप बात सुन रहे थे सैयद तजम्मुल, पूरी बात आप सुन रहे थे। ये आप जरूर बताइए, जो हमारे माहिरीन बता रहे हैं, कश्मीर के लोग भी बता रहे हैं, ये जो रेडिकल इस्लाम है इसने बहुत नुकसान किया है। आप अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे, सूफिज्म को जो वहां पर चोट पहुंचाई गई है, जो कश्मीर की मूल थी, जड़ थी, कहीं ना कहीं आज जो लड़का 20-22 साल का इस्लाम का नाम लेकर के बम बांध करके या बम लेकर के उड़ जा रहा है और वो ये कहता है कि आप हमारे इस्लाम को चोट कर रहे हैं इसलिए रिएक्ट कर रहा हूं, ये रेडिकल इस्लाम आया कहां से वहां पर? ये तो कश्मीर का कल्चर नहीं था। और आज भी कश्मीर की आवाम, मुझे नहीं लगता या हमें नहीं लगता, जितना हम देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, ऐसी है। बिल्कुल इमरान, जब हम इस नाजुक मौजू पे बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 87 से कबल जो जम्मू कश्मीर के हालात थे और जम्मू कश्मीर के जो आम लोग थे, उनमें जिस तरह से अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बता रहे थे, जिन्हें कश्मीर में रहने का और बदकिस्मत से जाने का जो इस वक्त सिलसिला चला, उसके बाद जो कश्मीर में हालात थे और सूफीज़म का जो दौर था वो काफ़ी बरसों तक चला। लेकिन उसके बाद ये सारी कोशिशें जो हैं ये असल में मिडल ईस्ट से शुरू हुई। उसके बाद जो इंटरनेशनल ज़राए इब्लाग का ज़रिया था वो घर घर पहुंचा, हालांकि काफ़ी महदूद ज़राए थे हमारे पास, जिसमें रेडियो सबसे आगे रहा। उसके बाद इस तरह से कोशिश की गई इस सूरत हाल को पेश करने की, चाहे आप मिडल ईस्ट में देखें, मिस्र में देखें, शाम में देखें या उसके बाद अफगानिस्तान में देखें, कहीं ना कहीं सरहद के उस तरफ से जो हवा है बाकी ममालिक में दाखिल होती रही। और जिसके बाद यकीन मानिएगा आप, जिस इस्लाम के हवाले से कहते हैं कि ये अमन का दीन है और उसमें सख्ती और दूरअंदेशी जो है, सख्ती जो है उसमें कोई स्कोप उसमें नजर नहीं आता। लेकिन उसके बाद जो अगली पौध आई, उन्हें क्या बताया गया, इसके लिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान शिकार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा हुक्मरानी जो जम्मू कश्मीर में की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से की है। क्या उन्होंने किस तरह का होमवर्क किया था, उन्होंने पब्लिक को किस अंदाज से रिडिकुलाइज नहीं, तो उन्होंने कहीं इसको लेकर रिजेक्ट नहीं हुए वो लोग, इसको इस खतरे को नहीं भापा। मैं वहां की सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम की सियासी अलहदगी पसंदों की तो छोड़ दीजिए, उनका तो रुख ही समझ में नहीं आता। लेकिन जो मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें, उन्होंने भी इस चीज को भापा नहीं, समझा नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कल को उनके लिए भी मुसीबत करने वाला है। इमरान में वही मेरा भी बिल्कुल इशारा मेन स्ट्रीम लीडरों की तरफ से है। अलहदगी पसंद लीडरों का स्क्रिप्ट, होमवर्क और उनका उठना बैठना एक अलग लाइन लिए हुए हैं। वो नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स 87 के बाद वो बता रहे हैं इलेक्शन में रिग हुआ, उसके बाद वो थोड़े से उस इलेक्टोरल अटेंडेंस से दूर हुए। खैर, हम मेन स्ट्रीम लीडरान की बात करें, जब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म, बाद में वज़ीर आला बने, जब उनका दौर इक़्तिदार था उस वक्त भी इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने देखा कि उस दौर में भी यहाँ मुसलमानों में जो फिरके हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कई नामों में वो तकसीम हो गए। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी को भी कार्यकाल संभालने का वक्त मिला और कम वक्त जो पीडीपी को मिला कांग्रेस में, उसके बाद बीजेपी में, और उसके बाद जो हालात ग्राउंड पे हैं, मुझे लगता है कि हमारे मदरसों की बात करें, हमारे तालीमी इदारों की बात करें, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मदारिस थे जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में लॉक करना पड़ा। हालांकि उन्होंने भी कोशिश की, हालांकि उन्हें समझाना चाहिए था, उस जगह तक जाना चाहिए था। और यही वजह है कि आज का यूथ जो है, सोशल मीडिया तो अभी अभी आया, कुछ ही साल हो गए, लेकिन इससे पहले जो हमारी मेन स्ट्रीम यहाँ की पार्टियां हैं, उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम कल्चर में उसी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के आसपास ही अपने फराइज समझे। लेकिन जो असल मकसद था और जो मसला रियासत जम्मू कश्मीर में हमारे इज्तिमात का था, आपको याद होगा कि दरगाह हजरतबल से लेकर हमारी तारीखी जामिया मस्जिद जो है मुगलों का यहाँ निशाना है जो हमारे पास मौजूद है, उसमें साफ तौर पर जुमा के दिन इज्तिमात तबरुकात की जियारत हुआ करती थी, लाखों फर्जदानी तौहीद। लेकिन आज हम देखते हैं कि जुमे की नमाज के बाद हम कश्मीर एक्सप्रेस में दिखाते हैं रमजान भर
रमजान भर सैयद तजम्मुल आईएसएस के झंडे लहराए गए, पत्थरबाजी होती है, और जो अलहदगी पसंद लीडर वो तो मस्जिदों को सियासत का अड्डा बनाए हुए हैं। ये मैं बहुत माजरत के, मैं मस्जिदों का एहतराम करते हुए कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की 1200 मस्जिदों को सियासी अड्डा बनाया गया और वहां से तकरीरें होती हैं। सियासी तकरीरों पर भी किसी ने रोक लगाने की कभी कोशिश नहीं की। इमरान, इससे पहले कि ये सवाल जो है, मैंने उस वक्त जब कोलिशन गवर्नमेंट थी तो मैंने उस वक्त के कई मिनिस्टरों से पूछा जो दावा करते थे जब अपोजिशन में थे, और जब गवर्नमेंट मिली तो मैंने कहा था जिस तरह से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि इन मस्जिदों में तबलीग वगैरह हुआ करते थे और इंसान जो है सोमोसलात का पाबंद कैसे बनेगा। इन मसाजिदों में हमेशा हमें मौलाना साहब, उलमा, खुतबा हजरात जो था इस बात की दरस देते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो वो कहते थे कि जुमा के दिन जो चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि कुछ हालात के जिम्मेदार, मैं आपको बताऊं कि जामिया मस्जिद को इस तरह हमने कैसे तब्दील हुआ। आपको याद होगा कि जामिया मस्जिद के मेंबर से जब मीर वाइज मौलवी फारूक साहब खिताब किया करते थे, दीन की बातें किया करते थे, ये वही मौलवी फारूक साहब है जिनके वालिद साहब ने कुरान पाक का तर्जुमा है जो मौलाना यूसुफ शाह साहब ने कश्मीरी जुबान में हम आम लोगों तक पहुंचाया था। एक दीनी घर ये कैसे सियासत में दाखिल हुआ? उसके बाद हालात जो है रियासत जम्मू कश्मीर में, उनका कत्ल किया गया, उन्हें मारा गया नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से। उसके बाद जब मीरवाइज उमर फारूक को उनकी कुर्सी पे मस्जिद मैं लौटूंगा बहुत सारी बात करें। आप जो बोलते हैं ना सैयद तजम्मुल नामालूम बंदूक बरदार, ये इसको जरा क्लियर कीजिएगा। हमेशा मैं आपसे सुनता हूं नामालूम बंदूक बरदार, आम कश्मीरी भी, आप तो कश्मीर से हैं, ये अभी तक नहीं समझ पाए बंदूक बरदार हैं कौन। मतलब ये तो बड़ा सवाल है। इसका मतलब तो आम कश्मीरी बहुत मासूम है, भोला, उसको तो पता ही नहीं ये नामालूम बंदूक बरदार कहां से आते हैं, क्या ये उसके अपने नहीं है? फिर जो लोग जाते हैं मिलिटेंसी में वो कौन है? बहुत सारी मैं बातें करूंगा। नामालूम बंदूक बरदार, इस पर मैं बात करूंगा। और कश्मीरी पंडित हमारे साथ हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये चर्चा कश्मीरियों के लिए है और कश्मीरियों की इस तकलीफ को, समस्या को समझने की आप तमाम लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि वो हम सबका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हमसे अलग है और हो भी नहीं सकते। आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस सानहे के बाद, पुलवामा सानहे के बाद, और कहा गया, अपने कश्मीरी भाई बहनों के लिए कहा गया कि माएं अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकें जो सिर्फ मौत की तरफ है। हम अपील करते हैं कि कश्मीरी माएं अपने बच्चों को वापस बुलाएं, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। कहा गया कि जब एनकाउंटर होता है या जब मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर तो नहीं करती सिक्योरिटी फोर्सेस, मुठभेड़ होती है, हमारी तो आज भी ये पॉलिसी कि हथियार सीधे नहीं उठाएंगे, जब रिएक्ट होता है तब रिएक्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो तब भी सिविलियंस भाई बहन हमारे दूर रहें। ये मैसेज है हमारे कश्मीरी भाई बहनों को। आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। मेरे साथ कश्मीरी पंडित अमित रैना साहब हैं। अमित रैना साहब, जितना मैं समझ पाता हूं, जम्मू भी मुस्लिम, जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें, मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है। आप वहां पर भी अगर मुसलमानों की तादाद देखें तो हिंदू भाइयों से ज्यादा है, वो अक्सरियत में है, जम्मू में भी। लेकिन वहां पर कश्मीर जैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्यों नहीं वहां से लोगों को हटाया गया जैसा कि आप लोगों को कश्मीर से हटाया गया? इसके पीछे क्या है, आप थोड़ा मुझे समझाएंगे? मैं थोड़ा समझ लूंगा, मैं हिस्ट्री में जानना चाहूंगा। देखिए, इस्लाम कश्मीर, हिंदुस्तान में मीर कासिम के द्वारा 7वीं सेंचुरी में आया। कश्मीर में इस्लाम 14वीं सेंचुरी में है, एंडिंग ऑफ 14th सेंचुरी। 1392 के आसपास रिंचन पहले मुस्लिम राजा बने। उनके बाद अगली रानी जो बनी, कोटा रानी थी, वो हिंदू थी, और उसके बाद फिर शमसुद्दीन डायनेस्टी आती गई। जो मुस्लिम राजा कश्मीर के रहे वो बड़े जालिम रहे। उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्शंस करे, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने कहते हैं लाखों की तादाद में हिंदुओं को मारा, डुबोया। सिकंदर बुतशिकन, जैसे हम बर्षा की बात कर रहे हैं, बर्षा के पिताजी थे सिकंदर बुतशिकन। बुतशिकन इसलिए कहते थे क्योंकि मंदिर तोड़ते थे, मगर उनके ही पुत्र थे बर्षा, यानी बड़े राजा, जिन्होंने हिंदू मुसलमानों को इक्वल देखा। जब तक मुगल कश्मीर में आए तब तक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। संस्कृत में पाठ होते थे, राजा का राज तिलक भी संस्कृत में होता था। मुगल्स के आने के बाद पर्शियन हुआ। राजा राजा फेनेटिक रहे, मगर पॉपुलेशन फेनेटिक नहीं रही। पॉपुलेशन हमेशा एक कल्चर रहा कश्मीर का, उसको लेकर फॉलो करती रही। तो जब अफगान आए, अफगानों का जुल्म हुआ, वो उतना ही जुल्म हिंदुओं पे हुआ, उतना ही जुल्म मुसलमानों पे हुआ। उसके बाद डोगरा शासन आया। डोगरा शासन के अपने एडवांटेजेस थे, अपने डिसएडवांटेजेस थे। समस्या यह हुई है कि 47 में जो जम्मू एरिया था,
कश्मीर हमेशा ज्योग्राफिकली सेपरेट रहने के कारण उसको अलग नजरिए से देखा गया। जम्मू हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट देखा गया, क्योंकि सिख किंगडम का भी बिफोर कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ ये सिख किंगडम, उससे पहले जम्मू पार्ट हो चुका था। राजा गुलाब सिंह बन चुके थे। कश्मीर ज्योग्राफिकल रीजन होने के कारण एक अलग रहा, और अनफॉर्चुनेटली 47 के बाद हमने उसको फीलिंग पनपने दी। और जो अभी तक राजा फैनेटिक था, अब क्योंकि अब सऊदी में, मिडिल ईस्ट में तेल का पैसा आ चुका था, पाकिस्तान क्रिएट हो चुका था, पाकिस्तान का एक अधूरा ख्वाब रह गया था कश्मीर, उन्होंने, और टेक्नोलॉजी आ गई, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, पैसा आ गया। कश्मीर में जो आम जनता थी, जो एक सूफी ऑर्डर, एक ऋषि ऑर्डर में विश्वास करती थी, आपने उनके लिए मदरसे खुलने शुरू कर दिए। आपने उनको बोला ये इस्लाम आपका गलत है, ये इस्लाम आपका गलत है। नहीं तो क्या जम्मू में ये नहीं हो पाया? नहीं, जम्मू में ये नहीं हो पाया। एक तो जम्मू में आज भी अगर आप देखेंगे जो मुस्लिम हैं, नहीं, क्योंकि मुसलमान वहां भी अक्सरियत में है। बिल्कुल, मगर वो अपने पूरे प्रोविंस की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल, वो अपने, देखिए कारगिल 99.9% मुस्लिम है। कारगिल जो है वहां पे भी ये समस्या नहीं है, क्योंकि हमने कश्मीर को एक आइसोलेट करके रखा है एज अ नेशन। हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जो जम्मू ने अपने आप को हमेशा इंडिया का पार्ट समझा, लद्दाख ने हमेशा अपने आप को इंडिया का पार्ट समझा। हम कुछ ज्यादा ही फेवरेबल होते हैं कश्मीरियों के लिए। और शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने धर्म का नाम लेकर हमेशा कश्मीरियों को उकसाया। अब जो अभी आप बात कर रहे थे जामा मस्जिद और हजरत बल की, जामा मस्जिद से मीरवाइज का पॉलिटिकल सरमन होता था और हजरत बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए था। तो दो मस्जिदों का इस्तेमाल क्या होता था, एक रूलिंग पार्टी अपने लिए करती थी और एक अपोजिशन पार्टी अपने लिए करती थी। तो धर्म का अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व किया गया, और जहां जहां लगा उनको कि ये हमको फायदा दे सकता है, उसको यूज किया गया। 86 में रॉइट्स हुए कश्मीर में, फिर साउथ कश्मीर में हुए, नॉर्थ कश्मीर में नहीं हुए। मुफ्ती मोहम्मद सईद के टाइम के 86 के रॉइट है कश्मीर में, फिर साउथ कश्मीर में। क्यों? क्योंकि जमात इस्लामी बढ़ता जा रहा था साउथ कश्मीर में, और कोई कंट्रोल करने को तैयार नहीं था उसको। बहुत सारी बातें सर, और मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कि क्या कर रही थी उस वक्त हमारी सरकारें, और क्यों नहीं इस चीज को पकड़ पाई हमारी सरकारें, क्यों नहीं ठीक से कंट्रोल कर पाई, जो आज हालात इतने ज्यादा खराब हुए हैं। आम कश्मीरी कहीं ना कहीं इसमें पिसा है, वो कहीं ना कहीं इसका शिकार बन गया है, और आज भी वो परेशान हो रहा है। हम तमाम लोग आम कश्मीरी के साथ हैं, वो हमारा हिस्सा है और हमेशा रहेंगे।